गुड आफ्टरनून। करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 7 का शुभारंभ। लास्ट टाइम हमने व्हीटस्टोन ब्रिज किया था। व्हीटस्टोन ब्रिज वाज एन अरेंजमेंट जिससे अननोन रेजिस्टर पता लगाया जा सकता था। एंड व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टर हुआ करते थे, इफ यू रिमेंबर, R1, R2, R3, R4। हम R3 को एडजस्ट करते रहते थे। फाइनली एट वन पॉइंट the current in the galvanometer became zero. That means the galvanometer shows zero deflection. It is at that point that the Wheatstone bridge is said to be balanced. तो बैलेंस कंडीशन आ गया व्हीटस्टोन ब्रिज का, और इस कंडीशन में हमने कर्कऑफ लगा के देखा तो हमको पता चला कि R1 by R2 is R3 by R4। तो अगर अपने को we know the values of R1, R2 and R3, then we can very easily find the value of R4. इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाज कॉल्ड मीटर ब्रिज। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर लंबा वायर यूज किए थे, और उसमें दो रेजिस्टेंस थी, इफ यू रिमेंबर, R and S। R was unknown, S was known, and we used to have a galvanometer connected with a jockey, and we used to tap the jockey on various points on the wire till the galvanometer shows zero deflection. That was null point, we call it neutral point. So at that particular point, R by S is L1, इतना L1 है, ओवर ये साइड है 100 माइनस L1। ये दो आइडिया यूज करके हमने कुछ एक न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व किए थे एंड सच। तो आज का टाइम है आखिरी पड़ाव, आखिरी टॉपिक का टाइम, विच इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। अब नाम एकदम भारी है, पोटेंशियोमीटर। अपने लग रहा है क्या नया आइटम आएगा, पर तुम इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे जाके बोलोगे पोटेंशियोमीटर देना मुझे, आपको पता है वो क्या देगा? आपको वो एक पढ़ी देगा। आप पढ़ी खोलोगे, एक लंबा सा वायर निकलेगा। दैट लंबा सा वायर, जैसा वो मीटर ब्रिज का वायर, बस मीटर ब्रिज का वायर 1 मीटर का होता है, ये हो सकता है 2-3 मीटर लंबा हो। ऐसा लंबा वायर इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। तो जितना लंबा नाम है उतना ही लंबा वायर है, बाकी कोई नई बात नहीं है। बस इसका इंपॉर्टेंट ये है कि इट इज अ वायर that it's an arrangement actually which can be used to compare the EMFs of two cells, or it can be used to find the internal resistance of a cell. That is what is a potentiometer. Let me show you the experimental arrangement. तो कुछ इस प्रकार ये A है, यहां से पोटेंशियोमीटर वायर शुरू है। ये अपना ड्राइवर सेल मतलब वो सेल जो करंट का गठन करेगा, और ये है पॉइंट बी। ये A से लेकर B तक पूरा वायर है। टेढ़ा हो गया कि सीधा हो गया? ये पूरे में वायर ऐसा ही घुमाया हुआ है। दिस इज होल वायर। ओके, मस्त एकदम वायर है, और कुछ कुछ जगह पे काटा होता है क्योंकि बेंड नहीं हो पाता, तो ऐसी पट्टियां लगाई होती है स्टील की, मेटल की, ताकि एक एंड यहाँ पे लगाया, दूसरा एंड यहाँ से शुरू किया, तो ऐसी मेटल की पट्टियां होती है जिसपे ये वायर को रखा जाता है। तो this AB is your potentiometer wire. This B, here B is the driver battery जो करंट शुरू कराती है। R ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, R इज द रियोस्टैट, वेरिएबल रेजिस्टर जिसको करंट कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। एंड AB is the potentiometer wire, potentiometer wire which has uniform resistance per unit length, which has a constant resistance per unit length, uniform resistance per unit length. तो as you can see, यहां से करंट शुरू होगा और वायर में फ्लो करेगा। तुम किसी भी पॉइंट सपोज कर लो, यहाँ पे पॉइंट सी है, लेट्स से A to C इज लेंथ L, तो इतने लेंथ में कितना EMF होगा? डू यू अग्री कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ
मल्टीप्लाई बाय जितना आगे जाओगे लेंथ के उतना पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाएगा. सो इफ वी टेक AC as length L, then the potential difference between A and C is constant. We can call it VL or you can also, government ने उसको epsilon L का नाम दिया. तुम जो चाहो यूज कर सकते हो, both are equation okay. So VL by L is proportional to length L and therefore epsilon L ही यूज करते हैं गवर्नमेंट की भाषा, is phi into L. Here phi, as you can see, phi would be what? Epsilon L by L. So here phi is the potential drop per unit length, or you can also call it potential gradient. Well, मैं इससे आगे इधर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. एक्चुअली मैं आपको फाई की वैल्यू भी बता सकता हूं. मैं अगर यहां से चलूं और करंट निकालूं तो फाई की वैल्यू क्या हो ये भी हम फाइंड कर सकते हैं. बट एक्चुअली एनसीईआरटी में सीबीएसई कोर्स में फाई फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है. हाँ, जब जेई में जाऊंगा, नीट में जाऊंगा, तब मैं आपको फाई क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, किस तरह फाइंड किया जा सकता है, वो सब मैं बताऊंगा. बट हम जो फिलहाल करने वाले हैं उसमें दिस इक्वेशन will suffice. In short, the potential per unit length, potential drop per unit length is directly proportional to the length L. So epsilon L is equal to phi L. Phi is a constant. So epsilon L is proportional to L. So this is a potentiometer, simple लंबा वायर. अब इसके यूज क्या है? दो यूज है. पहला यूज to find, to compare the EMFs of the two cells. अब उसको किस तरह लगाया जा सकता है, कैसे यूज करूं मैं इसको. लेट मी शो यू. सेम सर्किट, मैं सर्किट बेसिक तो उड़ाऊंगा ही नहीं, सर्किट यही रखूंगा और इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करता जाऊंगा. यूज वन. सो व्हाट इज द यूज वन? वी विश टू कंपेयर द EMFs of two cells, epsilon 1 and epsilon 2. अब किस तरह लगाएंगे epsilon 1 और epsilon 2 को? ब्लू में अरेंजमेंट करता हूं. यही ए से शुरू होता है सारा अरेंजमेंट. दोनों सेल्स ये पहला सेल epsilon 1, ये दूसरा सेल epsilon 2. मैं दोनों को एक साथ नहीं लगा रहा हूं. आई एम यूजिंग अ टू-वे स्विच. ओके, नाउ यू नेवर सीन अ टू-वे स्विच. टू-वे स्विच कुछ इस तरह होती है. टू-वे, as you can see, this is 1, this is 2, this is 3. आप या तो 1 को 3 के साथ लगा सकते हो या 2 को 3 के साथ लगा सकते हो. जब आप 1 को 3 के साथ लगाते हो तो epsilon 2 is out of the picture, तो वो आता ही नहीं. और फिर जब इसको निकाल के जब आप 2 लगाते हो 3 के साथ तो epsilon 1 goes out of the picture, 2 is in the circuit. तो as you can see, मैं फिलहाल इस तरह सेटअप करूंगा और इसके साथ लगाऊंगा गैल्वानोमीटर और ये रहा मेरा जॉकी जो टैप 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 करने वाला. नाउ वी यूज अ टू-वे स्विच एंड हमने पहले we first using two-way switch, we first connect epsilon 1 to the gal and jockey, and by tapping on the wire AB, we find a null point, neutral point at point N1, N1 है, at distance L1 from point A. Let me tell you what happened. जब आपने 1 और 3 connect किया तो epsilon 1 came into the picture, and when you put the galvanometer at any point,
अगर एप्सिलॉन 1 जो है वो उतने, लेट अस कॉल इट N1, उतने पोटेंशियल डिफरेंस से कम या ज्यादा है, तो डू यू अग्री बैलेंस नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करेगा। पर सपोज आपने एग्जैक्टली N1 पे रखा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड N1 is equal to the EMF of epsilon 1, do you agree, दोनों बैटरी की वजह से net EMF is what, zero. So what is the current? Zero. As a result, the galvanometer shows zero deflection. In short, the potential difference between A and N1 is equal to the EMF of cell 1, ये वाला. So epsilon L1 is equal to epsilon 1, and याद है अपने epsilon L1, epsilon L क्या था, phi L, so that is equal to phi L1. Well, this is your cream idea. So epsilon 1 is equal to phi L1. We now connect points 2 and 3. We now connect points 2 and 3, and thus epsilon 2 comes into the circuit. और अब epsilon 2 की वैल्यू अलग है, तो अब N1 पे तुमको नल पॉइंट नहीं मिलेगा, कोई और करना पड़ेगा। तो लेट अस से कोई और पॉइंट आ जाता है, नल पॉइंट N2, क्योंकि दोनों का EMF अलग अलग, एंड नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट N2। कितने डिस्टेंस पे है वो, L2, एट अ डिस्टेंस L2 फ्रॉम पॉइंट A। एंड सीधी बात है, नल पॉइंट है, इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and N2 is equal to EMF of cell 2. सेम इक्वेशन, सेम आइडिया, बस फर्क इतना कि यहां पे एप्सिलॉन 2 आने वाला है। सो वहीं पे लिखते हैं, सो एप्सिलॉन एट L2 is same as epsilon 2, which is equal to phi L2. And if I were to divide equation 1 and 2, dividing equations 1 and 2, what were I supposed to get? Epsilon 1 by epsilon 2, phi कट गया, L1 by L2, epsilon 1 by epsilon 2 is L1 by L2। अगर आपने यहाँ पे पट्टी रखी है स्केल, और उससे आप L1 और L2 मेजर कर लेते हो, और आपको सपोज epsilon 1 दिया हुआ है, suppose epsilon 1 is known, L1 and L2 are known, do you agree you can find the value of epsilon 2? So equation 3 रेशियो तो देता ही है, equation 3 helps us to compare the EMFs of two unknown cells, no doubt. Using equation 3 helps us to compare EMFs of two unknown cells. Also, if epsilon 1 is known, then using values of L1 and L2, we can find the value of epsilon 2. So एक बहुत ही सुंदर इक्वेशन, बहुत ही बढ़िया इक्वेशन की मदद से हमको EMFs कंपेयर हो जाते हैं। epsilon 1 by epsilon 2 is L1 by L2. Just look at it, सेकेंड यूज आ रहा है इसी वक्त। यूज टू, छोटी छोटी चीजों को हटा देंगे, बाहर अंदर तो आइटम वही रहती है, बस ये भी वही रहेगा, बट नए में नया करेंगे। बगैर गैल्वेनोमीटर के तो कोई सीन ही नहीं है हमारा। ओके, ये हमारा बैटरिया, और यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस बॉक्स
कनेक्ट करता हूं विद की एंड यहां से गैल्वानोमीटर, और गैल्वानोमीटर के साथ तुम्हारा जॉकी है जो टैप होने को रेडी। सो अब ये यूज क्या है बता देते हैं ये भी। ये बैटरी जो है एप्सिलॉन, इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है जो मैंने नहीं दिखाया है, वो आर है, छोटा आर। I want to use this arrangement to find the value of the internal resistance. Okay, so we wish you a Merry Christmas. नहीं, we wish to find the value. क्या वैल्यू? इंटरनल रेजिस्टेंस सीधा लिख देता हूँ, क्या इंग्लिश इतना सारा। इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा r of the cell of EMF एप्सिलॉन। भाई कभी भी लिखा जाए इंटरनल, वो इसकी बात तो कर ही नहीं रहे, ये तो ड्राइवर है। ये नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी नहीं, तो ये ड्राइवर है, इसके साथ मस्ती मत करना। जो भी हो रहा है इसके साथ हो रहा है। ओके, ड्राइवर तो सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए है। ओके, सर्किट चले। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। वी कनेक्ट अ सेल एज यू कैन सी ऑफ ईएमएफ एप्सिलॉन, इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा आर। अब सबसे पहले की जो है ना, ये की को ओपन रखा है। ओपन रखने से रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में नहीं आता एंड दो टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या मिलता है? ईएमएफ। तो मेरा दो केस है। फर्स्ट केस, केस 1, की के इज ओपन, सो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बॉक्स RB is not in the circuit. So दो टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या मिलेगा हमको? पीडी, ईएमएफ ही होगा। एंड जो हमने लास्ट टाइम किया सेम टू सेम, हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का टैपिंग करते हुए लेट अस से N1 पे मिलता है हमको। सो we use the galvanometer and jockey and obtain null point N1, same to same भाषा, at distance L1 from A. Okay, तो वही अपना एप्सिलॉन इज इक्वल टू phi L1, वही अपना वही। वहां पे एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 था, यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू phi L2। केस 2, की के is closed. Oh my God. So, do you agree? अब करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। रेजिस्टेंस बॉक्स comes into the picture. So, external resistance box RB is introduced in the circuit. And एक बार सेल में से करंट फ्लो शुरू हो जाए तो उसके दो टर्मिनल्स के अक्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं? ईएमएफ या टर्मिनल वोल्टेज? टर्मिनल वोल्टेज। जब करंट फ्लो नहीं होता तब दो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं ईएमएफ, जो कि ये था। बट अब करंट फ्लो होने लगा सर्किट में, सो करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग in the cell and now जो पोटेंशियल ड्रॉप अब हम वापस लेते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ, तो हमको वापस N2 पे मिलता है। तुम इसको अलग अलग नाम भी दे सकते हो, कोई बात नहीं। एंड सो द नल पॉइंट is at N2 at a distance L2 from A। एंड जैसे मैंने कहा, अब दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहा जाएगा? टर्मिनल वोल्टेज। सो V, टर्मिनल वोल्टेज को V कहते हैं। सो V इज phi L2। वाओ, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करूं, डिवाइडिंग 1 and 2, क्या मिल जाएगा? एप्सिलॉन बाय V, phi कट L1 बाय L2। अब ये मत बोलना सर आंसर कहाँ आया? आएगा, उसका टाइम भी आएगा। अच्छा, let me rely on the fact that you know certain equations। इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी नहीं है। ये आ गया तुम्हारा मेन इक्वेशन। तो अब we know
terminal voltage, ladies and gentlemen, V, isn't it IR? And EMF epsilon is I into बड़ा R plus छोटा r. इन दोनों की वैल्यू उठा करके इसमें लगा देंगे. Put these in equation 3. तो एप्सिलॉन की जगह I बड़ा R plus छोटा r over I बड़ा R is L1 by L2. I कट एंड मैं थोड़ा सा सेटिंग मार दूंगा और मेरे को फाइनली मिलता है छोटा r इज बड़ा R L1 by L2 minus 1. जबरदस्त इक्वेशन. तो अगर कोई तुमसे पूछे कि ये छोटा r क्या है, वो तो है इंटरनल रेजिस्टेंस. बड़ा R L1 L2 क्या है? तो हियर बड़ा R is the value of external resistance, वो रेजिस्टेंस बॉक्स वाला. L1 is null point length when external resistor is not connected. याद है पहले केस में हमने की को खुला रखा था, not connected. And L2 is null point length, इसको थोड़ा घुमा लो, when external resistor is connected. वाह, क्योंकि जब न्यूमेरिकल, अगर थियरी में आ जाएगा थियरी में तो लिख लोगे, पर अगर न्यूमेरिकल करने को आएगा तो ये इक्वेशन डालना तो है, पर तुमको अगर पता ही ना हो कि L1 L2 है क्या, आ नहीं रहा है कुछ, तो पता ही नहीं चलेगा कुछ कि कहाँ डालूं. तो डालने के लिए ये जानना जरूरी है कि आइटम क्या क्या है, तब जाके डाल पाओगे. तो यहाँ पे चैप्टर हो जाता है खत्म, पर काम नहीं. मैं शुरू कर रहा हूँ लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 23 आई गेस. आप देखो आपकी न्यूमेरिकल चोपड़ी में चेक करो, यही जो इक्वेशन मिले वही यूज करेंगे. आ जाओ मस्त एकदम, अपनी टेक्स्ट बुक को ले आए, पाठ्य पुस्तक. बहुत ज्यादा ऑलराइट, मेरा टेक्स्ट बुक रेडी है एंड कामकाज भी एकदम रेडी है. पेज नंबर है हमारा 131, न्यूमेरिकल 23. जस्ट चेक द स्टेटस ऑफ द पेन्स. आई डोंट नो, ये वाली पेन्स का न्यूमेरिकल 23 प्लीज. देखने में साइज में बहुत बड़ा है, एकदम बड़ा है साइज में. अगर साइज देखी होगी तो अंदाजा आएगा. Figure 3.2, 3.34 shows a 2 volt potentiometer used for determination of internal resistance of 1.5 volt cell. सही है. Balance point of the cell in open circuit, मतलब ये L1 है 76.3 सेंटीमीटर. When the resistor of 9.5 ohm, ये तुम्हारा बड़ा R है, गंदा R लिखा गया, is used, the balance point shift to 64.8 centimeter. So L2 is 64.8 centimeter and find the internal resistance. वाह वाह वाह, खुदा पार निकला चूहा जैसा है. The internal resistance is, पर सीरियसली मैं आपको बताता हूँ, आपको देखने में एकदम आसान लग रहा होगा, सर ये तो एकदम आप जैसे कहते हो इजी पीजी जापानीजी है. L1 डालो, L2 डालो, R डालो, निकाल लो वहां से. पर अगर तुमको डेटा देख के पता ही नहीं चलेगा कि L1 कौन सा है और L2 कौन सा है, तो इट इज ऑल यूजलेस. सो व्हाट आई वांट यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस शिट over 64.8 minus 1. Somebody can do this for me, or even I can do this. One point six eight six. 1.686. Is that a true idea? You might as well check the answer, please. 1.686 or what? 1.7. 1.68. Oh, which is Kariban. They rely a lot on Karibans. तो मस्त एकदम. अच्छा, बुक इधर उधर घुमाने का नहीं, एक पेज घुमाओ पिछवाड़े में और न्यूमेरिकल 12 पे आ जाओ. न्यूमेरिकल 3.12. और ये भी एक माशाअल्लाह न्यूमेरिकल है. क्या है?
In a potentiometer arrangement, cell of EMF 1.25 volt gives a balance point at 35 centimeter. So 1.25 volt है epsilon 1 और कितने सेंटीमीटर 25 कि 35 फिर if the cell is replaced by another cell, balance point shift to 63. So L2 is 63 and find the EMF of that cell. Okie dokie. भाई इसमें भी कोई बहुत बड़ा रामायण करना नहीं है. We have हमारे पास जब भी होता है we write have. Epsilon 1 by epsilon 2 is L1 by L2. तो epsilon 1 1.25, epsilon 2 पता करने का है. L1 35 divided by 63. So epsilon 2. Well, I think 7 5s are 35 and 9 7s are 63. 9 और ये 5. हाँ जी 2.25 सही है मेरे भाई. बरोबर है. कोई शक? ये इसके दो ही न्यूमेरिकल है इसके. मैं करने जा रहा हूं इसी वक्त 3.15 बाजू में ही है एकदम सामने वाली खिड़की में. उसके बाद 21 करेंगे मतलब 21 3.21. तो जल्दी से इसको देख लो फटाफट. मैं तैयारी करता हूं किसकी 21 करने की नहीं. कौन सा नंबर था वो करने की? कौन टुनुंग टुनुंग कर रहा था क्या? ओके 3.15 न्यूमेरिकल आ रहा है. क्या कहता है कि 6 lead acid type cells, secondary cells, EMF 2 volt, internal resistance 0.015 ohm. तो हर एक का EMF 2 volt और हर एक का internal resistance 0.015 ohm are connected in series. Okay, helping condition ही होगा to provide a supply to a resistance of 8.5 ohm. External resistance is 8.5 ohm. And what is the current drawn and its terminal voltage? तो current चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज चाहिए. भले उन्होंने डायग्राम मांगा नहीं है पर यूजुअली डायग्राम दे देना अच्छा होता. 2 3 4 5 काफी लंबा खींच गया. पर वो डायग्राम ही क्या जो बड़ा ना हो. इट शुड बी लार्ज. सो एप्सिलॉन 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 और छोटा हर एक का दिखा देता हूं. छोटा 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 और यहां से करंट शुरू होगा. ये करंट है आई और ये फ्लो हो रहा है. आप चाहो तो कर्कॉफ का लॉ लगा दो और नहीं तो नेट ईएमएफ वाला भी अपने सेल्स इन सीरीज में फाइंड किया ना. तो नेट ईएमएफ डू यू एग्री इट इज एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन व्हिच इज 6 एप्सिलॉन एंड नेट इंटरनल रेजिस्टेंस सारे सीरीज में होने से छोटा आर छोटा आर छोटा आर छोटा आर छोटा आर छोटा आर सारे ऐड हो जाएंगे 6 छोटा आर. सो नाउ you are supposed to find current. Therefore current, my favorite formula, EMF net EMF over total resistance. अब total resistance में आपको इसका भी लेना पड़ेगा, भूलिएगा नहीं. So I is 6 epsilon over बड़ा R plus 6 छोटा r. वैसे टॉस हो गया. अब आपको वैल्यूज पुट करके धमाधमी मचानी है तो मचा दो. 6 into 2 over 8.5 plus 6 times कहाँ गया 0.015. So that's 12. 15 6 r is 90. So 0.09. देख लो कितना हो रहा है. 8.5 plus 0.09 is 8.59. Pretty pathetic. 1.39. हाँ approximately 1.4.
है आंसर 1.4 करीबन 3.15. Oh yes, absolutely. So current I थोड़ा सा बाउंड्री मार देते हैं ताकि चाइना वाले घुस के ना आ जाए. Approx 1.4 amp and terminal voltage भी find करना है. I know आपको V is epsilon minus IR बहुत पसंद है, पर सीधा V is IR लगा दो ना, काम खत्म हो जाएगा. है ठीक है, मैटर क्लोज. तो अच्छा, हर एक में फाइंड करना है नहीं ना, हर एक में नहीं करना, टोटल आ गया. एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज बराबर I 1.4 into 8.5 करीबन 11-12 के आसपास होना चाहिए. सॉरी 11.9 बड़ी. And is that true? Yes, that is true. That is absolutely true. अच्छा, इसका B part भी है क्या? B part है secondary cell after long use as an EMF of 1.9 volt, large internal resistance of 380 ohm. What maximum current can be drawn from the cell? I max चाहिए epsilon by R. करो तो आंसर मैं देख लेता हूँ फटाफट. 3 पॉइंट कौन सा नंबर है? 15. I max is epsilon by R. epsilon कितना था? 0.005. 1.9 और ये कितना? 380 एंड 0.005. एंड क्वेश्चन ये पूछा है कि कैन द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ अ कार? नहीं बाबा, स्टार्टिंग मोटर चलाने के लिए करंट बहुत ही ज्यादा छोटा है और हमको काफी बड़ा करंट चाहिए होता है बहुत कम टाइम के लिए. यू नो, जिसे हम इग्निशन कहते हैं. तो वो इग्निशन में बहुत बड़ा करंट बहुत छोटे टाइम के लिए चाहिए होता है, तब जाके मोटर पकड़ती है, मोटर शुरू होती है. तो ये तो शुरू ही नहीं होगा तुमको निकाल डालने का ये सेल को. बराबर, देख लो फटाफट, मैं आगे बढ़ता हूं. नंबर 21. भाई 21 3 स्टार न्यूमेरिकल है. 3 स्टार, कतई कम स्टार नहीं. जेई छाप न्यूमेरिकल है. ये सब तो अल्ले बल्ले है, पर वो जेई छाप न्यूमेरिकल, उसको करने के लिए एक अलग ही लेवल पे जाना पड़ेगा. तभी तो 21 है. 21 ऐसे ही नहीं होता. मतलब मैं न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ. सो आई गॉट, दिस इज कॉल्ड अ सेमी इनफाइनाइट सर्किट. मतलब एक एंड से इनफाइनाइट है, दूसरे एंड पे मैंने नाम नहीं लिखे, पर मैं यू नो उसको ए बी का नाम दूंगा. सो I'll call it A and B. Let me call each resistance R. उन्होंने 1 ohm लिखा है, I'll put that later. But for sake of simplicity, I'll call each resistor R. Maybe you are able to draw some amount of symmetry here, but for those who can't, उनको लेगा ये बहुत सारे आर लगे हुए, पर ऐसा नहीं है. Try to find out a pattern. If you see carefully, you know ये R, R और R, ये 3 रेजिस्टर का एक यूनिट है. ये जो मैंने किडनी छाप बनाया ना, ये 3 रेजिस्टर का एक यूनिट है. ऐसा ही 1 2 3 का एक और यूनिट है. ऐसा ही 1 2 3 का एक और यूनिट है. और ऐसे हजारों यूनिट. मुझे कोई तो यू नो पैटर्न चाहिए था इसमें, तो मैंने इस पैटर्न को यूज किया. ये किडनी कुछ बड़ी हो गई, इसको छोटी करेंगे. ओके, सो ऐसी अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे हजारों किडनी टाइप यूनिट्स है जो एक के पीछे एक लगे हुए हैं. We need to find first thing the equivalent resistance between R and B. That is the prime question. बाकी जो पूछा है that is okay. R equivalent between points A and B. अब ना ही सीरीज ना ही पैरेलल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किस तरह करें सर? ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. सपोज आप एक थैला लेके जा रहे हो और उसमें हजारों सिक्के हैं. मैं अगर उसमें एक आध सिक्का डाल दूं, और will it make
make a large amount of difference to the number of coins inside or to the total value of the थैला? No. So अगर हजारों सिक्के हैं उसमें एक आध सिक्का डाल दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करूंगा, मैं ए और बी के बीच में एक और किडनी टाइप यूनिट लगाऊंगा और फिर देखेंगे। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between A and B, let us call it X. So, like your famous algebra stuff, it is this X that we need to find. And I am drawing the most important part of this numerical right now. Look here, please. ये आपका A है और ये आपका B है। A और B के बीच में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्या नाम दिया है? X. तो ये आपका X है। And now if I say मैं इस A और B के आगे एक और ऐसा यूनिट लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? तुमने कहा नहीं सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आओ हम ऐसा किडनी छाप एक और लगा दें। R R R and let me name these points A dash and B dash. And अपनी थोड़ी देर पहली बात हुई कि आप इस ए और बी के आगे एक और यूनिट लगा भी दो अगर, तो भी फाइनल वैल्यू में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो आई विल कॉल दिस फाइनल वैल्यू आल्सो एक्स ही। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने लायक। मैंने ये सेमी इनफिनिट नेटवर्क के जो एंड पॉइंट्स है ए एंड बी, उसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को एक्स चूज किया, जिस एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, लगा दिया यहाँ पे। अब ए और बी के आगे ऐसा ही आर 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 नाम का एक यूनिट मैंने लगा दिया और मैं कहता हूं ये एक और यूनिट लगाने के बावजूद भी ये दो एंड पॉइंट्स के अक्रॉस मेरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई फर्क आएगा नहीं। तो मैंने फाइनल का वैल्यू भी क्या रखा है? x. इफ यू सी नाउ केयरफुली, x एंड r आर इन पैरेलल, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? यू नो 1/x + 1/r, और उसको लगा के xr ओवर x + r, ये फाइनल वैल्यू निकाला। और ये r और ये r उसके साथ सीरीज में है, तो r + r 2r, 2 + 2r, and all this shit is equal to what? x. अब सिर्फ छोटी बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने का काम है, वो तो हो जाएगा, बट इट इज एसेंशियल दैट यू अंडरस्टैंड दिस। लुक एट इट अगेन। मैंने यूनिट्स दिखाई दिए आर 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 आर, ऐसे बहुत सारे। मैं कहता हूं ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करने का रेजिस्टेंस, लेट्स कॉल इट एक्स, तो इसको नाम दिया मैंने एक्स। अब एक एक्स के अक्रॉस में एक और यूनिट ऐसा लगा भी दूं तो इट इज नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, तो मैंने आर 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 करके एक यूनिट लगा दिया और फाइनली भी इन दो एंड पॉइंट्स के अक्रॉस मैं बोलता हूं वैल्यू तो एक्स ही है, कोई फर्क नहीं। अब मैंने देखा एक्स और आर पैरेलल में है और ये कॉम्बो इस आर और इस आर के साथ सीरीज में है, तो ये पैरेलल का वैल्यू एक्स आर ओवर एक्स + r + r + 2r सीरीज में, एंड फाइनली इन सब का वैल्यू उठा के दैट इज x। ऑलराइट, अब मैं इसको सॉल्व करके मैटर क्लोज करूंगा। x + r से मल्टीप्लाई कर दो हर जगह, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक स्टफ। 2xr + 2r² x² + xr, xr xr कट। सो मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, तो इन सब दोनों को लेके वहां चले जाओ। सो x² - 2xr - 2r², this is a quadratic equation of the form ax² + bx + c = 0, where ये a कितना है 1, b कितना है -2r एंड c कितना है -2r²। आई एम श्योर आपको पता है इट्स सॉल्यूशन is of the form x is equal to -b plus minus root of b square minus 4ac by 2a. I am sure you are aware. तो अब मैं सोल्यूशन निकालूंगा वैल्यू x का, b a c वगैरह सब लगा के, b कितना है 2r, माइनस ऑफ -2r 2r, तो 2r का होल स्क्वायर -4, a कितना है 1, c कितना है -2r², the whole over
2a मतलब 2। अब आई थिंक ये उड़ाना जरूरी है। क्या उड़ाऊं, नीचे वाला उड़ा देता हूँ, आई एम श्योर आप देख रहे हैं। एंड अब मुझे फाइनली क्या मिलता है, 2r 4r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 2 8, 8 plus 4 how much, 12r square। well doesn't look like a big issue। 12 is 4 into 3, 4 का रूट है 2, तो 2r रूट 3 over 2, 2 2 2 गियो, r कॉमन आ गियो, 1 plus minus root 3, so x can be, so x is r 1 plus root 3 or r 1 minus root 3, but 1 minus root 3 तो वैल्यू कम हो जाएगी ना, माइनस में आ जाएगा, which is not possible। तो आपकी फाइनल वैल्यू x की ब्लू में लिखने की बारी आई, सो x इज इक्वल टू, अरे ये बेचारा तो हालत खराब हो गई इसका, सो x इज इक्वल टू r। बहुत बार जेई वगैरह में, नीट वगैरह में ऐसी सर्किट दी जाती है और तुमको कहा जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो। अब ऐसी हो तो तुरंत पता चल जाता है कि इट इज x इन r into 1 plus रूट 3। इसको यूज करके डायरेक्टली आप वैल्यू रख सकते हो। अच्छा, पर इसमें क्या क्या बोला है, अच्छा r की वैल्यू अपने को पता है 1 ओम है, एप्सिलॉन 12 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5, मैं वैल्यूज लगा दूंगा। अब अपने को जो फाइंड करना है वो करेंगे। ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म हुआ। एक्चुअली सम को क्या चाहिए अब वो देखेंगे। यहाँ पे R 1 ओम है, सो x की वैल्यू R इक्विवेलेंट 1 into 1 plus root 3, root 3 is 1.732, तो 1.73 plus 2 is 2.73 ओम। अच्छा, एप्सिलॉन 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना लिखा है 0.5, क्या मांगता है, करंट मांगता है, ऑलराइट करंट चाहिए। Current is net EMF over total resistance, so I is epsilon over x plus r। I hope somebody from you will be able to do honors here। Let me check the answer, 21 21 4.31 आंसर गलत आ रहा है, 3.71 3.71 3.71 3.71। हाँ भाई, सुन लिया मैं, 3.7 and I think that is the answer। कौन सा नंबर है, 21 3.7, absolutely sir, full marks, बहुत ही बढ़िया। But what was most important was the fact that हमने जो ये निकाला ना, that is the key, this is just appendix। जो की है वो ये है, जिस तरह हमने a और b के बीच का इक्विवेलेंट निकाला, ऐसे में हमने एक अज्यूम कर लिया x, और x के आगे एक और ऐसा यूनिट लगा दिया RRR का, और फिर भी वैल्यू रहा x। That was the key, that was the punch there। So I want you to do this numerical twice so that you get an idea of what exactly you are dealing with। Let's get back to business। I think, acha, I want you to do illustration numerical 22 at home। So homework is illustration 3 points, kya illustration, numerical people, this is based on epsilon 1 by epsilon 2 is L1 by L2 wala stuff, so you'll find it interesting, you can do that at home। I have to work out number, I am looking at number 10 और उसके बाद number 6 करेंगे, illustration जो बचे हैं। So I am taking this off now। Any questions regarding this? ये सबसे important था। इलस्ट्रेशन 3.10 में है कुछ नहीं, पर पब्लिक को इससे डर बहुत लगा रहता है, न जाने क्यों, न जाने क्यों। हमेशा मैं जब भी इस चैप्टर का रिवीजन कराता हूं ना, मेरे को पब्लिक
अचूक बोलती है सर 3.10 कराओ, सर समझ में नहीं आता, क्योंकि तुमने जब पहली बार किया ना तो पहली बार में ही समझ में नहीं आया, तुमने चेप दिया, और चेप देने से तुम्हारी दिक्कतों का तो अंत नहीं हुआ, दिक्कतें बढ़ी एक्चुअली। पहले इसको समझ लो कि ये कहना क्या चाह रहा है, और फिर जाके देखेंगे कि किस तरह किया जाता है। ओके, ये आरओ है शायद, ये ए है, ये पॉइंट बी है, और ये आर है, आर है। Now you are supposed to find the potential difference, isn't it? There have an expression voltage across R when the sliding contact is in the middle of the potentiometer. ये तुम्हारा पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका रेजिस्टेंस है आरओ, और यहाँ पॉइंटर एग्जैक्टली बीच में है। सो इतने आधे की वैल्यू कितनी हुई? सो फॉर पॉट वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, रेजिस्टेंस बिटवीन A and B is RO by 2. ये RO by 2, ये RO by 2, ये बाकी का RO by 2. Can you see ये RO by 2 और ये R पैरेलल में है? So here RO by 2 and R are in parallel between A and B. So how much is the equivalent resistance parallelity का? Let's find out. प्यारे लाल, so 1 by R1 is 1 by R plus 1 by RO by 2, by चढ़ गई ऊपर, तो R into RO and 2R plus R, so your R1 becomes R into RO नंबर, एंड ये इसके साथ सीरीज में है। नाउ R1 and RO by 2 जो बाकी का बचेला है are in series. Please pay attention to the procedure here. Do you understand? ये इतना, ये आधा वायर है, आधा वायर का रेजिस्टेंस है RO by 2, ये RO by 2 इस R के साथ पैरेलल में है, जिसका मैंने इक्विवेलेंट फाइंड किया, ये रहा। अब ये इक्विवेलेंट और ये दोनों सीरीज में है, तो फाइनली R इक्विवेलेंट is R1 plus RO by 2. R1 कितना है? R into RO over 2R plus RO plus RO by 2. शांति से करना है यार, कुछ लोग इतनी उतावल चाहते हैं ना कि पता नहीं उनको क्या चाहिए, आंसर अभी के अभी चाहिए। तो 2R into RO plus 2R into RO plus RO का स्क्वायर, ध्यान से 2R RO plus 2R RO 4R RO, 4 R RO plus RO का स्क्वायर is divided by 2. कुछ कटने वाला नहीं है, RO से बाहर आ सकता है आपकी इच्छा हो तो, और ना हो तो यही रहने दो। अच्छा, ये R इक्विवेलेंट मिला, बैटरी है एप्सिलॉन V का, तो करंट कितना होगा श्रीमान? I is V by R इक्विवेलेंट, तो मैं इसको उड़ाने वाला हूं, करंट I, गलती से भी टेक्स्ट बुक में देखना मत, नहीं तो परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। तो V ओवर R इक्विवेलेंट है, तो डू यू एग्री 2R प्लस R चढ़ जाएंगे ऊपर, यहां लिखूं कि नीचे लिखूं? सो 2V, ए बाबा 2R लिखने का जरा गलती नहीं होना चाहिए, अपॉन, ये ऊपर वाला सब अपॉन में है, 4R RO प्लस RO का, सर करंट चाहिए? नहीं बेटा करंट नहीं चाहिए, हमको तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए बिटवीन ए एंड बी। सो वी नीड, मतलब R1 लेने का है अपने को। ओहो ये R1 लेने का बहुत गंदा टाइम आया। The potential difference between A and B, that is what you want, is VAB. Don't you agree it is I into जितना रेजिस्टेंस AB के बीच में, which is R1, तो I into R1, R1 ये रहा, तो जरा शांति, ये R1 अपने पास यहाँ पे भी है ना, इसको यूज करेंगे, ठीक है? इधर जगह नहीं है ना, मारा मारी है,
तुमको ऐसे मालूम है जगह का बहुत तंगी रहता है, तो V1 लाने के लिए V1 V V V B A B I 2V 2R plus RO over 4R RO plus RO का स्क्वायर into R1 हे राम RRO over 2R plus RO। जरा भी हिल मत जाना, RRO बहुत आ रहा है सर, कुछ नहीं आ रहा है, सब बरोबर है, काटा काटी का खेल है, खचाक खचाक गियो। और अब यहां से तुम आर कॉमन लेके काट सकते हो, इच्छा है, नहीं भी है तो काटना तो पड़ेगा ना बाबा। फाइनल इक्वेशन we'll write it in blue. Yo, finally we are men in blue. VAB is 2VR over 4R plus RO। भाई लाजमी है, चेक कर लेना, दोनों पेन गिर गई है अपनी। 2VR over RO plus 4R, क्या बात है, माशाअल्लाह, दोनों आंसर आ चुके अपने, दोनों मतलब एक ही आंसर, बट आर इक्विवेलेंट भी एक मस्त आंसर था। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन, ध्यान से देख लो। ये आरओ को दो भाग में डिवाइड किया है, तो ये आरओ बाई 2, ये आरओ बाई 2, ये आरओ बाई 2 इस आर के साथ पैरेलल में है, तो पहले वो फाइंड किया, R1 नाम दिया, वो R1 इस आरओ बाई 2 के साथ सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट वुड बी R1 प्लस आरओ बाई 2, आर इक्विवेलेंट फाइंड किया। फिर करंट I इज V बाय R इक्विवेलेंट, करंट फाइंड किया। फिर फाइनली वी वांट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो VAB इस करंट I इनटू AB के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, R1, जो हमने पहले फाइंड किया था, लगा डाला, आंसर निकाल डाला। वही इसको आज ही एक आध दो बार कर लेना तो मजा आ जाएगा, तो दिक्कत नहीं बैठेगी। हम अब जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 6 में, सब कुछ आज गिरने के सिचुएशन में है। इलस्ट्रेशन 6, पेज नंबर तो मिल नहीं रहा है, पेज 116 देखिए, मैं पहले डायग्राम बना दूं, क्यूब है, ओके। तो जैसे मैंने बनाया, क्यूब है ये, we are supposed to find the equivalent resistance between two diagonally opposite points. So if you notice carefully, let me take two diagonally opposite points as A and C dash. A और C dash, you know, diagonally opposite points के बीच में equivalent resistance find कर रहा है। अब अगर गौर से इसको देखो तो न कोई साला सीरीज में है न कोई पैरेलल में है, सर कैसे करेंगे? You know, ऐसे सम्स कभी कभार जेई नीट में पूछे जाते हैं। So in that case, what you're going to do is you're going to do imaginative something. For example, you're going to connect an imaginary battery between points A
and C dash actually. And इस इमेजिनरी बैटरी के जरिए लेट्स कॉल इट एप्सिलॉन, आप इक्विवेलेंट करंट वरंट देखेंगे कितना है, सी डैश था ना यहाँ पे, और देखेंगे किस तरह वर्कआउट करता है। अच्छा ध्यान से देखें, अब करंट शुरू करने जा रहा हूं। लेट अस से करंट यहां से ए से एंटर करेगा। हमारा स्टार्ट पॉइंट है ए, एंड पॉइंट है सी डैश, मतलब हमको जाना है फ्रॉम ए टू सी डैश। कितने रास्ते ए से निकलते हैं? 3, ए बी, ए डी और ए डैश। अगर मैं ए बी से चलूंगा तो कितनी ब्रांचेस में, मतलब कितने रेजिस्टेंस में मैं सी डैश तक पहुंचूंगा? आर आर आर, 3 आर। अगर मैं एडी वाले रास्ते से चलूंगा तो कितने रेजिस्टेंसेस यूज करके मैं सी डैश तक पहुंचूंगा? आर आर आर। आप यो भी जा सकते हो जैसा आपको लगे। आर आर आर, 3 आर अगेन। और अगर मैं इस रास्ते से चलूं ए डैश, तो कितने रेजिस्टेंसेस यूज करते हुए मैं सी डैश तक पहुंचूंगा? आर आर आर। इन शॉर्ट, आप ए बी से जाओ या ए डी से जाओ या ए डैश से जाओ, you are going to have to travel 3R resistance, R R R R R R R R R, 3R. In short, current, because there are equal resistance in each path, so current is going to divide equally. So you can either call this I, और मेरी मानो तो 2I, 2I, 2I। क्यों ऐसा किया सर? अच्छा सबसे पहले 2i निकला तो कितना घुसा होगा? 6i। अच्छा ए पे से 6i घुसा तो सी डैश में से कितना निकलना बनता है अकॉर्डिंग टू कर्कॉफ्स लॉ? 6i। एंड बिकॉज सर्किट इज सिमेट्रिक, तो ये भी 2i, ये भी 2i और ये भी 2i, 2i 2i 2i, 6i निकल गया। अच्छा अब बी पे चलो, हमको बी से भी सी डैश तक जाना है। बी से देखो कितने रास्ते आ रहे हैं, भाई पिछवाड़े का रास्ता मत देखना, हमको आगे जाना है। तो लोग बोलते हैं सर बी सी, बी बी डैश, बी ए, अबे पीछे जाएगा क्या, आगे जाएगा। तो बी सी एंड बी बी डैश। इफ आई गो थ्रू रूट बी सी, इन हाउ मेनी रेजिस्टेंसेस आई एम गोइंग टू रीच सी डैश? आर आर, 2R. If I go through BB dash, how many resistances will I require to reach C dash? R R, 2R. तो इसमें भी 2R, इसमें भी 2R. So again current divides equally. 2I आया था ना, तो I अगर यहाँ पे सिर्फ I लिए होते ना तो यहाँ I/2 करना पड़ता, बाई के चक्कर पड़ जाते। So हम बाई के चक्कर टोटली अवॉइड कर रहे हैं आजकल, तो हमने 2I लगाया था। अब डी से भी हमको सी डैश तक ही पहुंचना है। आपने देखा हर पॉइंट से सी डैश तक ही पहुंच रहा हूं। डी से कितने रास्ते निकल रहे? डी सी, डी डी डैश, पिछवाड़े का नहीं देखते। डी सी से चलूं तो इन हाउ मेनी रेजिस्टेंसेस विल आई रीच सी डैश? आर आर, 2R. इफ आई गो थ्रू डी डी डैश, हाउ मेनी रेजिस्टेंसेस डू आई रिक्वायर टू रीच सी डैश? आर आर, 2R. wow, 2R 2R, current divides equally. So again I let's go to A dash. मेरे को A dash से भी C dash तक जाना है। 2 रास्ते, A dash B dash and A dash B dash। पीछे का रास्ता नहीं। A dash D dash के जरिए अगर जाऊं तो in how many resistances I'm going to reach C dash? R R, 2R. If I go through A dash B dash, how many resistances do I require to reach C dash? R R, 2R. wow, equal division again. तो ये भी I, ये भी I। चेक करो D dash पे I 2I सक्सेस, B dash पे I 2I सक्सेस, C पे I 2I एब्सोल्यूट सक्सेस। मैटर इज क्लोज। हर ब्रांच में करंट आ चुका है। एंड अब एक काम करते हैं, कर्कॉफ लॉ लगाते हैं। एक ही अननोन है ना, आइए अप्लाई केवीएल टू, कौन सा लूप यूज करेंगे? ए डैश डी डैश सी डैश एप्सिलॉन ए डैश, एक तो अजीब नाम है, डी डैश सी डैश एप्सिलॉन ए। तो ऐसे शुरू कर रहे हैं तो वी ए, हर एक का आर ही लेता हूं,
तो -2IR -IR -2IR, ये इसका कुछ भी नहीं लेने का, बुरे से अच्छा हेलो, सो कतई नहीं लेने का. Are you looking? So plus epsilon is equal to VA. VA cut. What do we have? -2IR minus IR minus 2IR. So epsilon is 5IR. Equation number 1. कौन फोन कर रहा है? So 5IR important है. अच्छा, let me call if equivalent resistance between, मुझे A और C dash के बीच में चाहिए. A and C dash is R equivalent. ध्यान देखिए, मैं नया सर्किट बना रहा हूं. ये A है और ये C dash. आपने देखा A और C dash के बीच में मैंने एक बैटरी लगाई थी. जो ब्लू कलर की बैटरी थी उसको ब्लू कलर में ही दिखाऊंगा क्योंकि इमेजिनरी है. एंड अगर आप सर्किट देख रहे हैं तो A में कितना करंट घुस रहा है? 6I. और C dash में से कितना निकल रहा है? 6I. और A और C dash के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्या नाम दे रहे हैं हम? R equivalent. So by Ohm's law, do you agree epsilon is 6I into R equivalent? Current कितना? 6I. Resistance कितना? R equivalent. Look at equation 1 and look at equation 2. Can you see दोनों epsilon के ही है? So we can safely equate 1 and 2. So 6I into R equivalent is 5IR. I cut, and as a result you get your final equation. R equivalent is 5/6R. Wow. And I think they've given us the value of R. Illustration 3.6 में उन्होंने हमको R की वैल्यू दे रखी है. एप्सिलॉन भी दिया हुआ है 10 वोल्ट एंड 1 ओम का रेजिस्टेंस है. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया. R 1 ओम है. करंट अमॉन्ग ईच ले. सबसे पहली बात आपको, मैं ये उड़ा रहा हूं यहां से, here R is 1 ohm, तो R equivalent is 5/6 into 1 which is 5/6 and total current 6I है ना, तो 6I यहीं से उठा लो कहीं से भी. 6I is epsilon by R equivalent. I think epsilon was 10 volt, isn't it? 10 over R equivalent कितना है? 5/6. ये छक्का चढ़ गया ऊपर, मतलब 6 नंबर. 10/5 2. Wow, total current is 6 2s are 12 amp. I hope someone is checking 12 amp. 12 amp. 12 amp, yes. और 12 amp आ जाने से अब तुम्हारा डिवीजन बहुत आसान हो गया. तुमको यहाँ से मिल जाएगा I is 2 एंड यहाँ पे आएगा 2 2 the 4 4 4 और यहाँ पे आएगा 2 2 2 2 2 2 फिर 4 4 4 12. So using this idea you can calculate the current through each this thing. ये total current है, total. एंड यहाँ से I is 12/6 which is 2. तो हर ब्रांच में आप करंट फाइंड आउट कर सकते हो. Fair enough. So this was illustration 3.6. I think that was the last illustration. और कुछ बचा. I think 3.11 एक बार दिखा देता हूं फटाफट. Numerical 3.11. हमने बीच में एक आध बार एक्सप्लेन किया था उसको, but I think it is essential that we have a look at it again. Illustration 3.11. Sorry, numerical 3.11. Stay with me. Let's see what the circuit says.
3.11 में स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट, सो एप्सिलॉन इज 8 वोल्ट एंड उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है एंड इट इज बीइंग चार्ज्ड by a 120 volt DC supply, 120 volt DC and external resistor कितना है 15.5. चार्जिंग वाला सम है. What is the terminal of the voltage of the battery during charging? What is the purpose of having a series resistor? उसके लिए सबसे पहले अपने को सर्किट देखना पड़ेगा. Let me show you the circuit of a charging battery. ये आपकी चार्जिंग बैटरी है V, बड़ी बैटरी. ये उसका सीरीज रेजिस्टर R और ये वो बैटरी है जिसको चार्ज होना है. ऑलवेज रिमेंबर, जिस बैटरी को चार्ज होना है ना, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को चार्जिंग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं, तभी जाके चार्जिंग बैटरी में से करंट आई निकलता है और तुम्हारी सेल के पॉजिटिव में घुस जाता है. यू नो, कोई भी सेल के पॉजिटिव में से जब करंट निकले तो इट इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग. सो दिस इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग. फॉर एग्जाम्पल, आपने घड़ियाल के सर्किट में बैटरी डाली तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट निकल रहा है तो सेल धीरे धीरे खत्म हो रहा है. जब वो खत्म हो जाए और आप रिचार्जेबल सेल हो तो इस तरह वर्कआउट करते हैं कि उसी सेल के पॉजिटिव में करंट घुसाते हैं, तब जाके रिएक्शन रिवर्स होता है और वो सारा मसाला जो निकल गया इसमें से वो वापस जमा होता है. दिस इज कॉल्ड चार्जिंग. सो ये बैटरी चार्जिंग, चार्ज बैटरी के पॉजिटिव में करंट घुसना चाहिए इस तरह, तब जाके बैटरी चार्ज होती है. तो आई थिंक वी आर गुड. करंट आई जा रहा है, सिंपल सर्किट है और आप चाहो तो कर्कॉफ लगा लो, KVL टू ABCDA. VA लिखने का जरूरत नहीं है. अच्छे से बुरा बुरा in the direction minus IR, in the direction minus IR, बुरे से अच्छा is अच्छा is equal to 0. वाह, ये IR वो साइड ले लेते हैं तो क्या बनेगा, V minus epsilon is I, बड़ा R plus छोटा r. It's anybody's game now. तो I V minus epsilon over बड़ा R plus छोटा r. V कितना है 120, एप्सिलॉन कितना है 8, R कितना है 15.5 and this is how much 0.5. 120 minus 8 is 112 and 15.5 plus 0.5 6. How much is it? 7 the 7 the 7. So your charging current is 7 ampere and अब उनको टर्मिनल वोल्टेज चाहिए. The terminal voltage, so V dash, you know a beautiful formula called epsilon minus IR, that will work. But no, लोचा है. जब तुम यूज करते हो epsilon minus IR in this situation, करंट आपके सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में से बाहर आ रहा था, पर इस सिचुएशन में देखो, क्या करंट तुम्हारे सेल के पॉजिटिव में से बाहर आ रहा है? नहीं, करंट तुम्हारे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में घुस रहा है, तो यहां आई की वैल्यू तुम्हारी होगी नेगेटिव. तो दिस इज 8 माइनस, ये आई तो खरा पर माइनस में, खेल खलास. 8 प्लस 3.5 11.5. वाह. एंड कहा है, पूछा सीरीज रेजिस्टर क्या काम करता है? भाई सीरीज रेजिस्टर इज यूज्ड टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट, कंट्रोल द करंट, अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द बैटरी, करंट which is entering the cell. क्योंकि अगर ये नहीं लगाओगे बड़ा करंट घुस जाएगा, ये बैटरी को डैमेज कर सकता है. एज अ रिजल्ट करंट को कंट्रोल करने के लिए एक सीरीज रेजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है. फेयर इनफ. सो दिस वाज न्यूमेरिकल 11 एंड आई गेस दैट इज द एंड ऑफ सोलोमन ग्रांडी, इजंट इट? आई थिंक ये चैप्टर में बाकी कुछ करने का बचा नहीं, सब कुछ आ गया. वी हैव डन एवरीथिंग. चिक 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 चिक. 3.22 मैं चाहता हूं आप होमवर्क में करें, बाकी सारा हो गया, इलस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ. वी आर ऑल गुड.
तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। मैं इसका जेई का लेक्चर भी जल्द ही भेजूंगा, टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट दिस इज वेयर चैप्टर 3 एंड्स। अगले लेक्चर में हम चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट्स की शुरुआत करेंगे। स्टे विथ मी, हैव अ लवली डे, बाय बाय।